हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज फिर से जो है फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का जो क्लास 9 का हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आपको बताया भी गया था कि ये लास्ट चैप्टर यानी कि साउंड चल रहा है। साउंड में हम लोगों ने पिछले लेक्चर की अगर बात की जाए तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की विशेषताओं को हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने उसमें कहा था कि ध्वनि की विशेषताएं कुछ ज़्यादा है, कोशिश करेंगे कि एक ही शॉर्ट में हो जाए, अगर नहीं होता है तो दूसरा लेक्चर लेकर के आएंगे। तो वो पहले शॉर्ट में कवर नहीं हो पाया था, यानी कि हम लोगों ने उसमें जो है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी थी जिनका डिस्कशन केवल इस प्रीवियस वाले लेक्चर में हो गया था। आज आज इस लेक्चर में जो बचे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि पिच ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड हो गया, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये 2-3 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं जिनको आज इस लेक्चर में जो है हमें पढ़ना है। तो फटाक से जो है आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो और जो है आपको तुरंत लाइक कीजिए, लाइक करके फ्रेंड में शेयर कर दीजिए ताकि जो ये मैटर आपके सामने आने वाला है वो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स में भी वो शेयर हो सके। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम सीधे अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग अपना टॉपिक मेंशन करेंगे। तो टॉपिक हम लोगों का क्या होने वाला है आज का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का सेकेंड लेक्चर ये होगा जिसमें हम लोग बचे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो हेडिंग होगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स CHARACTERISTICS कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड SOUND, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की विशेषताओं की बात की जाएगी। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, वेवलेंथ पढ़ा था। वेवलेंथ पढ़ने के बाद हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी। फ्रीक्वेंसी पढ़ने के बाद हमने टाइम पीरियड पढ़ा था। और टाइम पीरियड पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ा था। तो वहीं से फिर से कंटिन्यू करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा पिच ऑफ साउंड। पढ़ेंगे पिच ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड। क्लियर होगी बात। आज हम लोग पढ़ेंगे पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड के बाद हम लोग फिर से एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड पढ़ने के बाद जो है फिर आगे हम लोग धीरे से बढ़ेंगे। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं पिच ऑफ साउंड होता क्या है। देखिए पिच दो तरह से, यानी कि एक हाई पिच का साउंड होता है और एक लो पिच का साउंड होता है। क्या है, हाई पिच का साउंड और लो पिच का साउंड। तो सबसे पहले पिच ऑफ साउंड जान लेते हैं कि पिच ऑफ साउंड को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द, इसको लिखेंगे it is defined as the property of solid. It is defined as the property of solid। अब सोचेंगे आप लोग कि इसमें सॉलिड कहां से आ गया। क्या कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ये एक तरह के एक ठोस जो मैटर होता है उसके गुण को बता रहा है, यानी कि इसमें क्या होता है जिसके आधार पर, ठीक है ना, जिसके आधार पर क्या किया जाता है, हमारा जो ब्रेन होता है तो वो क्या करता है, साउंड को क्या करता है, इंटरप्रीट करता है, उसकी व्याख्या करता है, बताता है। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। यहां तक बात है हमारी समझ में आ गई। आगे हम लोग लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ विच our brain interprets on the basis of which our brain
interprets the quality of sound, ठीक। क्या लिखा है? इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ विच आवर ब्रेन इंटरप्रीट द क्वालिटी ऑफ साउंड। ये यहां समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये पिच जो होता है एक सॉलिड की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके आधार पर हमारा जो ब्रेन यानी कि जो मस्तिष्क होता है वह साउंड की क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है, उसकी व्याख्या करता है, उसको बताता है कि किस प्रकार का साउंड है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या कह रहा है कि यह एक सॉलिड की ऐसी प्रॉपर्टी है यानी ऐसा गुण है जिसके आधार पर हमारा जो मस्तिष्क यानी कि ब्रेन है इंटरप्रीट मतलब होता है व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की विशेषता को बताता है कि जो ध्वनि है वो किस प्रकार का है, तेज हाई पिच का है, लो पिच का है, यानी कि ज्यादा तेज है कि ज्यादा कम है, ठीक है ना, इन चीजों को समझाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम आगे जानते हैं कि पिच ऑफ साउंड को क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है। देखिए, पिच ऑफ साउंड दो तरह के कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, एक में कह सकते हैं हायर पिच और एक कह सकते हैं लोअर पिच। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग इसी में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पिच। यही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और यहां पे समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पिच, क्लासिफिकेशन ऑफ पिच, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पिच की बात की जाए तो कौन कौन सा हो जाएगा, इसी में हम समझा दे रहे हैं अभी आपको। देखिए, इधर कर दीजिए हायर पिच, इधर कौन सा हो गया हायर पिच, और दूसरी तरफ हम कर देते हैं, दूसरी तरफ कर देते हैं लोअर पिच, लोअर पिच, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, हायर पिच और लोअर पिच। अब हायर पिच क्या होता है, सिंपल एकदम समझना, बिल्कुल आसान भाषा में अगर इसको समझाया जाए, हायर पिच का यहाँ क्या मतलब है। हायर का पिच का मतलब हो गया कि जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, ज्यादा हो, यानी कि वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो उसका पिच भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर यहाँ अगर मैं ग्राफ बनाऊं एक तरह से, देखिए इसका ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, ये रहा वेव डिस्टरबेंस का डायरेक्शन और ये आपको मैंने बना दिया टाइम दिखा रहा है, ठीक है ना, वेव डिस्टरबेंस और ये टाइम दिख रहा होगा आपको साफ। अब देखिए करा कि हायर पिच, हायर पिच में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है। यानी कि अगर हाई की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है, मैक्सिमम। और जो इसका वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। अब इसको कैसे समझें, मिनिमम होता है। देखिए कैसे, अगर मैं हायर पिच का ग्राफ यहां पर बनाता हूं तो देखिए जिसका पिच हायर है यानी कि फ्रीक्वेंसी जिसकी क्या हो, मैक्सिमम हो, अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो ऐसे करिए, ये देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का ये ग्राफ ही बताएगा, जितना ज़्यादा ये मैक्सिमम होगा यानी कि ये जो आपका दिख रहा है आपका क्रेस्ट, वो जितना हाई जाएगा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा होगी। तो देखिए इस तरह से, देखिए ये यहाँ से ऐसे आगे बढ़ सकता है। तो आपको दिखा कि फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, तो जो वेवलेंथ है देखिए कितना कम आएगा, ये इतना से इतना तक, ये इसका वेवलेंथ है, दिख रहा है ना। यानी कि जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जा रही है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मिनिमम। जो वेव यानी कि दो क्रेस्ट या दो ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस वेवलेंथ होता है ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ये हो गया हायर पिच का। अब लोअर पिच पे आते हैं, लोअर पिच पे कैसे हो जाएगा, देखिए लोअर पिच में अगर मैं कहूं इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, मिनिमम होती है। और दूसरी चीज जो इसका वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। कैसे, अब इसको भी ग्राफ से बताते हैं। देखिए कैसे इसको किया जा सकता है।
मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर यहीं पे आप ग्राफ बना रहे हैं, देखिए ये हो गया वेव डिस्टरबेंस और ये हो गया आपका टाइम, टाइम हो गया और वेव डिस्टरबेंस हो गया, ठीक है ना। इसमें फ्रीक्वेंसीज की मिनिमम होती है, मिनिमम मतलब कम से कम होती है, यानी कि ऐसे कहिए इतने तक जाएगा, ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। देखिए ये यहाँ पे इसके क्रेस्ट को, इसको देखिए और इसके क्रेस्ट को देखिए, और यहाँ इसका ट्रफ हो गया, ऐसे और बनाएंगे तो नीचे भी ट्रफ आएगा। तो देखिए ये जो आपका ये जो पीक है इसका, यानी कि क्रेस्ट वाला, ये जितना ज़्यादा हाई जाता है फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन देखिए लोअर एकदम बिल्कुल नीचे की तरफ है, और वेव का लेंथ देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी दो क्रेस्ट के बीच का जो लेंथ है वही वेव लेंथ है, ये लैम्डा हो गया। देखिए कितना ज़्यादा है, यहाँ इतना डिस्टेंस और ये इतना डिस्टेंस, डिफरेंस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी अगर मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम होगा, फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, और इसी को कहते हैं हायर पिच का साउंड और ये लोअर पिच का साउंड। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे अब बढ़ते, ये तो हो गए पिच ऑफ साउंड की बात। अगर हम लोग नेक्स्ट अगले की बात करें तो अगले में हम लोग को कह सकते हैं, देखिए जो पिच या क्वालिटी होती है, ठीक है ना, पिच या क्वालिटी की बात करें दो साउंड की, विल बी सेम, ठीक है ना। कब सेम होगा, अब देखिए पिच, दो साउंड का पिच कब सेम होगा, यहां मैं साइड में समझा रहा हूं। मान लीजिए ये हो गया साउंड वन, साउंड वन के स्वर से निकल रहा, और ये साउंड टू, ठीक है ना। अगर इनके पिच की बात करें, पिच पिच ये कब सेम हो गए, कब सेम होंगे, यानी दोनों का पिच कब सेम होगा। तो एक बात बताइए जरा, जब दोनों का वेवलेंथ सेम हो जाएगा तो पिच भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें वेवलेंथ अगर सेम हो गया, वेवलेंथ सेम हो जाएगा तो पिच भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर वेवलेंथ सेम हो जाएगा तो पिच भी सेम हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। ये हो गया पिच ऑफ साउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ पिच। एक हायर पिच होता है और दूसरा लोअर पिच होता है। तो हायर पिच में हमने समझा कि किस तरह से जो है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चलते हैं, और लोअर पिच में हमने समझा किस तरह से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग की बात होगी इस पे एम्पलीट्यूड की बात करते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। पिच हो गया, यानी कि अगर देखा जाए ये पांचवा आएगा पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंग, और ये छठवां हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, अगर फिगर में मैं समझाऊं एम्पलीट्यूड को तो यही आपका एम्पलीट्यूड होता है, ये ठीक है ना। ये क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, मैक्सिमम डिस्टरबेंस ऑफ द मीडियम पार्टिकल। क्या लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the maximum disturbance, या ब्रैकेट में आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, of the medium of particle, ठीक है ना, ऑफ द मीडियम ऑफ पार्टिकल। और आगे थोड़ा सा और इसको बढ़ा सकते हैं, पार्टिकल ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू, ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू, सॉरी ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू। यहाँ हो जाएगा ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू। इसको किससे डिनोट किया जाता है, एम्पलीट्यूड डिनोटेड बाय कैपिटल ए, ठीक है ना, कैपिटल एस। क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्टरबेंस, जो होता है यही डिस्टरबेंस है, वेव डिस्टरबेंस आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये जितना जो मैक्सिमम डिस्टरबेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है जो मीडियम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनका, ठीक है ना, ऑन आइदर एक साइड से दूसरे साइड तक, ठीक है ना। जो ये मीन वैल्यू है ना होती है, मीन वैल्यू
यही मीन वैल्यू होती है। एक साइड से दूसरे साइड के बीच में ये जो मैक्सिमम आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है या जो मैक्सिमम डिस्टरबेंस दिख रहा है, इसी को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। ये क्या हो गया आपका? एम्पलीट्यूड हो गया। एम्पलीट्यूड हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? एम्पलीट्यूड समझ में आ गया। बस ये जान लीजिए, ये जो लिखा है आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू, मतलब ये जो मीन वैल्यू आपको इधर ओरिजिन से और यहाँ दिख रही है, मीन वैल्यू है। इन्हीं के बीच जो होता है, एक साइड से दूसरे साइड के बीच में जो वेव बना है यहाँ से यहाँ तक, इनके बीच का जो मैक्सिमम डिस्टरबेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड के बाद आते हैं नेक्स्ट पे, अब हम लोग और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं 7th नंबर की। एम्पलीट्यूड के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? देखिए एक बात करें, देखिए हाइयर एम्पलीट्यूड भी होता है और लोअर एम्पलीट्यूड भी होता है। हाइयर एम्पलीट्यूड और लोअर एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, तो यहां बात करेंगे, अगर मैं कहूं हाइयर एम्पलीट्यूड, हाइयर एम्पलीट्यूड, और दूसरा अगर मैं कहूं लोअर एम्पलीट्यूड, इसका मतलब क्या हुआ? हाइयर एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम लाउडनेस, मैक्सिमम लाउडनेस, और लोअर एम्पलीट्यूड मतलब होता है मिनिमम लाउडनेस। मिनिमम लाउडनेस, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका सीधा सेंस ये है, हाइयर एम्पलीट्यूड यानी एम्पलीट्यूड, अगर आप मान लीजिए कोई रिकॉर्डेड सॉन्ग चला रहे हैं, ठीक है ना, रिकॉर्डेड, जैसे लता मंगेशकर का कोई गाना आपने प्ले किया, ठीक है ना, तो प्ले करते हैं, मान लीजिए आप नॉर्मल वॉल्यूम पे उसको सुन रहे हैं आप, ठीक है ना, नॉर्मल वॉल्यूम पे सुन रहे हैं, लेकिन आप जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो क्या होता है? एम्पलीट्यूड उसका बढ़ता जाता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है। और यहाँ सीधा लिखा है कि जब एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा तो उसका लाउडनेस बढ़ता है। अरे कि आप स्पीकर क्या कर रहे हैं, मोबाइल से मान लीजिए चला रहे हैं या फिर स्पीकर कनेक्ट करके चला रहे, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाते जाते उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है, लाउडनेस बढ़ती जाती है। लेकिन क्या जो लता मंगेशकर ने गाना गाया है उसकी क्वालिटी में कोई चेंजिंग आती है क्या? यानी कि जिस क्वालिटी, जिस सुर से, जिस लय से उन्होंने, मतलब आपने वॉल्यूम कम करके सुना था, अगर आप वॉल्यूम ज्यादा भी करेंगे तो वही लय, वही पिच, वही सब कुछ सेम रहेगा, केवल आवाज आपको ऊंची सुनाई देगी। तो एक चीज यहां से और निकल के आता है कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो साउंड के क्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं करता है, क्वालिटी को, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? एम्पलीट्यूड डज नॉट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ साउंड। एम्पलीट्यूड डज नॉट डिटरमाइन द, यहां लिखिए, एम्पलीट्यूड डज नॉट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ साउंड। बात समझ में आ गई? जो एम्पलीट्यूड होता है वो साउंड के क्वालिटी को डिटरमाइन नहीं करता है, उसको नहीं बताता, केवल हाई लाउडनेस को वो रिप्रेजेंट करता है। जितना ज्यादा आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा, लाउडनेस भी उतना ही ज्यादा रहेगा। अब दो चीजें इसमें हमें और पढ़नी है, वो ये है टोन और नोट क्या होता है, बड़े इंपॉर्टेंट है। 6वां के बाद आप एक 7वां ऐसे जान लीजिए, टोन क्या होता है, और 8वां जान लीजिए कि नोट क्या होता है, ठीक है ना। टोन क्या होता है और नोट क्या होता है। तो देखिए जो सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है उसको टोन कहते हैं, द साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। देखिए जो सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है, द साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, द साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। और इसका द साउंड ऑफ, यहाँ सिंगल नहीं, मिक्सचर, यानी कि कई सारे फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर है, या कह सकते हैं द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ, द साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम लोग इसको? नोट कहेंगे, इज कॉल्ड नोट। यानी कि
जो टोन होता है सिंगल फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम लोग टोन कहते हैं, और मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कई तरह की फ्रीक्वेंसी, कई तरह की साउंड की फ्रीक्वेंसी जब एक साथ मिक्स कर दी जाए तो उसको नोट कहा जाता है। तो ये था आपका पिच ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड, टोन और नोट। अब हमारे पास एक और टॉपिक बचा है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसको हम लोग यही जानते हैं, यही 8वें के बाद 9वां इसमें डाल देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, यानी कि कहाँ साउंड मैक्सिमम और कहाँ साउंड मिनिमम हो रहा है उसकी बात करेंगे। तो इंटेंसिटी की बात करें, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू एन एरिया, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी passing through an area per unit time is known as intensity of, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू एन एरिया पर सेकेंड कहिए या यूनिट टाइम में कहिए, इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये क्या हो रहा है, साउंड एनर्जी, मान लीजिए अगर मैं समझाऊं इसको, तो मान लीजिए कोई एरिया है, ऐसे सरफेस एरिया, कोई भी एरिया है, यहाँ आपका साउंड का सोर्स है, ठीक है ना, ऐसे करके मान लीजिए है आपके पास, यहाँ से ऐसे साउंड निकल रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो इस एरिया से, ठीक है ना, ये जो आपका एरिया है, सरफेस एरिया जो आपको दिख रहा है, इससे यूनिट टाइम यानी कि पर सेकेंड में जो साउंड की फ्रीक्वेंसी जाती है, यानी कि साउंड की जो फ्रीक्वेंसी जाएगी वो एनर्जी के ही फॉर्म में जाएंगी, क्योंकि हमने पहले बताया था कि साउंड जो होता है एनर्जी का ही एक फॉर्म है। तो जो एनर्जी आपकी इस एरिया से यूनिट सेकेंड में पास होती है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई सरफेस एरिया है, आपका साउंड है, साउंड वेव जा रही है, तो ये साउंड का जो फ्रीक्वेंसी या कह सकते हैं जो ये निकल रहा है आपका, ये इस एरिया से यूनिट टाइम में जितनी बार पास करता है, मतलब जितना टाइम पास करता है, जितना पास करता है, उसी को हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यानी कि अगर ज्यादा एनर्जी है, तो अगर साउंड के पास एनर्जी ज्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा, यानी कि ज्यादा एनर्जी है तो ज्यादा अमाउंट में इस एरिया से क्रॉस करके आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वहां क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। और मान लीजिए इतना एरिया, इतने में केवल जो है इंटर करके जा रहा है, तो उस समय आपकी जो इंटेंसिटी हो जाएगी, यानी कि साउंड की जो एनर्जी अगर वो लेस है, यानी कि कम है, तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये बचे हुए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनको जो है हम लोगों ने यहाँ पे आज इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने वेवलेंथ और फिर बात करें फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी 4 हुआ था, फिर 5, 6, 7, 8, 9 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ये आपको हमेशा पूछा जाता है, पेपर में भी आता है और कॉम्पिटिटिव में भी इस चीजों की चर्चा हमेशा होती रहती है कि थोड़ा इसके एप्लीकेशंस और आ जाते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को आज यहीं पे क्लोज करेंगे। आगे फिर से जो है नेक्स्ट लेक्चर में साउंड से रिलेटेड जो भी हमने टॉपिक चैप्टर 1 में एनालिसिस करवाए थे पूरे, उसको कंटिन्यू किया जाए। तब तक के लिए टेक केयर एंड हाँ, ये जो नोट्स हैं आप शॉर्ट नोट इसको बनाते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।